इंडियन इकोनॉमी हम लोगों को देखनी है अब उदारीकरण, लिबरलाइजेशन तक की। अब आपको पता होगा कि उस नेहरू युग के बाद और उदारीकरण से पहले इंदिरा युग है। इंदिरा युग है लगभग, ठीक है। लगभग मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत जो है, एक तरफ गठबंधन की गवर्नमेंट मोरारजी देसाई के तहत आती है और एक इनके ही बेटे इंदिरा गांधी के जो राजीव गांधी है उनकी गवर्नमेंट आती है आफ्टर डेथ ऑफ इंदिरा गांधी, ठीक है। तो उनको हमने एक ही में समेट लिया इंदिरा युग में, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, तो अब आप देखेंगे, देखो जो भी चीजें घटित होती, पहले मैं ये एक बात बता दूं, जो भी सरकार नीतियां बनाती है, जो भी नीतियां बनाएगी सरकार, तो सरकार जो नीतियां बनाती है वो बनाती है समय की जरूरतों के हिसाब से, कि उस समय किस चीज की या किन किन नीतियों की आवश्यकता होगी, उसके तहत गवर्नमेंट जो है वो क्या बनाती है, नीतियां नीतियां निर्धारण करती है। कोई भी नीति हो, कोई भी नीति हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, हम लोग तो अभी आर्थिकी की बात कर रहे हैं ना, हम इसके अलावा भी ले सकते हैं सामाजिक नीतियां, कोई भी। अब जैसे सामाजिक नीति में अगर लेनी है आपको, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो नसबंदी हुई थी वो समाज की एक जरूरत थी उस टाइम पे, जनसंख्या काफी बढ़ गई थी, तो गवर्नमेंट को ऐसा लेना पड़ा। तो कोई भी नीति हो, कोई भी नीति हो, किसके अकॉर्डिंग बनती है, समय के अकॉर्डिंग, जिस समय जैसी जरूरत होगी उसी को निर्धारित करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या बनाती है, नीतियां बनाती है। और आपको पता होगा उस समय समय जो था उस टाइम कैसा था, 1962 में वॉर हो गया था, किसका, इंडिया और चाइना का। भारत और चीन का युद्ध 1962 में हो चुका था। उसके बाद 1965 में एक और भारत को युद्ध का सामना करना पड़ा था, इंडिया और पाकिस्तान का। और आप इसके आगे देखेंगे 1965 1965-66 में अकाल पड़ा था, अकाल पड़ा था। तो ये सब क्या है, ये सब समय की अब जरूरतें होंगी। अब इस दौर में जो मैं दौर बता रहा हूं ना, इंदिरा युग के थोड़ा सा पहले 1965 के बाद का, इस दौर में क्या क्या होता है देखो। इस दौर में सबसे पहले महंगाई की दर देखें आप। महंगाई जो है उसकी दर जो थी वो थी 12%। कितने परसेंट, 12%। यानी अगर आज कोई चीज 100 रुपए की है तो वो एक साल बाद 112 रुपए की मिलेगी, महंगाई दर। दूसरा, ये जो महंगाई दर 12% के लगभग है ये। उसके बाद जो खाद्य पदार्थ है, खाने वाले पदार्थ, उन पर जो महंगाई दर थी वो तो अलग ही है, उनकी अलग सीमा थी, वो थी 20%। 20% महंगाई दर खाद्य पदार्थों पे। भारत का जो राजकोषीय घाटा है, अच्छा ये शब्द जो है ना राजकोषीय घाटा, अभी थोड़ा आप लोगों को शायद है कि क्लियर ना हो, इसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं इंग्लिश में। ये शब्द जब हम लोग बजट पढ़ेंगे ना, बजट का सेशन, उसमें इस चीज को क्लियर करेंगे, राजकोषीय घाटा क्या होता है। कुछ नहीं होता है ना, गवर्नमेंट जब, ऐसे समझ लो मोटे तौर पर, इनकम, गवर्नमेंट की कोई इनकम है, आय, सबकी आय होती है, गवर्नमेंट की भी एक इनकम है। हम लोग भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत की क्या है, एक इनकम है। फिर भारत क्या करेगी, खर्च करेगी। जो इनकम है उससे ज्यादा खर्च होगा तो जो बीच में गैप बनेगा, आय जितनी होगी उस आय से जितना ज्यादा खर्च होगा, उन बीच में जो डिफरेंस आएगा आय और खर्च के बीच का जो डिफरेंस, वो कहलाता राजकोषीय घाटा। क्लियर है, मोटे तौर पर मैंने बता दिया, बाकी इसको डिटेल में आगे देखेंगे जब हम चैप्टर चलेंगे, क्योंकि अगर अभी देखेंगे तो फिर चीजें उलझ जाएंगी, जो चल रहे हैं उस पर अभी फोकस्ड रहते हैं। तो राजकोषीय घाटा जो था ये था जीडीपी का लगभग 7-7.5%, जीडीपी का 7-7.5% घाटा था। और ऐसे दौर में इन सब चीजों पे महंगाई है, खाद्य पदार्थ में महंगाई है, राजकोषीय घाटा, ऐसे दौर में पीएम बनी कौन, इंदिरा गांधी, मिसेज इंदिरा गांधी। क्लियर, क्लियर है। अब जब ऐसा हुआ, जब वो पीएम सत्ता में आई, तब उन्होंने अपनी नीतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए, बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन किए, ऐसे वैसे परिवर्तन नहीं किए। उस टाइम अगर हम देखेंगे तो ये क्रांतिकारी परिवर्तन थे, जैसे कि 1954 में, सबसे पहले तो ये चीज समझ लेते हैं, 1954 में दिसंबर में, दिसंबर 1954 में जो संसद है, इंडियन पार्लियामेंट्री
इस संसद ने सामाजिक नीतियों में, समाज के लिए जो नीतियां बनाई जाती है उसको सामाजिक नीति कहते हैं, सामाजिक नीतियों में और आर्थिक नीतियों में, आर्थिक और सामाजिक नीतियों में किस स्वरूप को अपनाया? समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया, समाजवादी स्वरूप अपनाया गया। समाजवादी से आप लोग परिचित है ना? कैपिटल यानी निजी लोग और सरकार दोनों मिलकर जो काम करते हैं वही समाजवादी स्वरूप में आती है। तो सामाजिक नीतियों में और आर्थिक नीतियों में कौन सा स्वरूप अपनाया गया था? कौन सा स्वरूप अपनाया गया था 1954 तक संसद में? यह अपनाया गया था, स्वीकार किया था आपका समाजवादी स्वरूप। अब इंदिरा गांधी ने जो आर्थिक नीतियां थी, इंदिरा गांधी ने जो आर्थिक नीतियां थी, मैं लिख दूं, जो आर्थिक नीतियां हैं उनमें क्रांतिकारी बदलाव करती है, जो आर्थिक नीतियां थी। अब देखो जरा 1954 में कौन सी नीतियां चल रही हैं? सामाजिक नीतियां। किसकी नीतियां हैं? सामाजिक नीतियां चल रही हैं, वो समाजवादी नीतियां। तो जब सामाजिक नीतियों में सामाजिक नीतियों में समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया 1954 में, जब इंदिरा गांधी सत्ता में आई तो इन्होंने क्या किया? राष्ट्रीयकरण कर दिया। सामाजिक नीति, समाजवादी जो नीतियां होती है उसमें कौन कौन सहयोगी होते हैं? उसमें सरकार भी होती है और निजी लोग भी होते हैं, निजी क्षेत्र के। लेकिन अब क्या है? राष्ट्रीयकरण है, यानी अब सिर्फ और सिर्फ जो भी चीजें हैं वो किसकी हैं? सिर्फ और सिर्फ सारी चीजें देश की हैं, यानी जो केंद्र की हैं, ठीक है, देश की हैं, राष्ट्र की हैं। राष्ट्रीयकरण तो तभी होता है ना जो राष्ट्र की सारी चीजों है, उसमें निजी लोग कोई नहीं, कोई निजी नहीं, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र की। क्यों ऐसा किया? अब आप पीछे जाएं थोड़ा सा, जो मैंने बताया 1962 में इंडो चाइना वॉर, 1965 इंडो पाक वॉर, 1965-66 में अकाल, इन सब की जरूरतों के हिसाब से। और इसके बाद महंगाई दर 12%, खाद्य पदार्थ में महंगाई दर 20%, राजकोषीय घाटा जीडीपी का जो है 7.5%। तो इन सब की जरूरतों के अकॉर्डिंग जो उन्होंने किया, क्या कर दिया? जो समाजवादी स्वरूप था, दो दो चीजों में था, सामाजिक नीतियों में और आर्थिक नीतियों में सामाजिक स्वरूप था। तो इंदिरा गांधी ने सामाजिक नीतियों में तो बना रहा वो, लेकिन आर्थिक नीतियों में उन्होंने राष्ट्रीयकरण अपना लिया। राष्ट्रीयकरण का मतलब अगर मैं कहूं तो नो प्राइवेट सेक्टर, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र की सारी चीजें। तो देखें कैसे, तो देखेंगे 1969 1969, मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं, 1969 किसका राष्ट्रीयकरण? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 1972 बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण। ये कभी कभी ऐसे वन लाइनर क्वेश्चंस आ जाते हैं ना कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण। 1973 कोयला उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। आप लोग इससे पहले देख चुके हैं ना, कोयला उद्योग किसके अंडर में आते थे? कोयला उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है। और इनके अलावा जो भी उद्योग थे, जैसे जो भी बीमार उद्योग थे, बीमार उद्योग का मतलब, बीमार उद्योग का मतलब जो उद्योग काम सही से नहीं कर पा रहे थे, उनका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यही एक गलती हो गई कहीं ना कहीं। इन बीमार उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंपैक्ट डालेगी, आगे चल के हम लोग देखेंगे। बीमार उद्योग में उस टाइम पे कपड़ा उद्योग जैसे बीमार उद्योग में आता था, ठीक है, कपड़ा उद्योग सबसे बड़ा कहा जाता था, बीमार उद्योगों में आता था, क्लियर। इस टाइम पे एक एक्ट आया और उस एक्ट का नाम था MRTP एक्ट 1969। MRTP एक्ट 1969, इसका फुल फॉर्म है मोनोपोली। मोनोपोली, दो तीन बार इसको नाम को याद करने की या देखने की कोशिश की, अगर तब याद होगा। मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब जो एकाधिकार होता है ना लोगों का, एकाधिकार, उस पर क्या किया? उसको रेस्ट्रिक्ट किया है। मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड, रेस्ट्रिक्टिव क्या? ट्रेड। टी से प्रैक्टिसेस एक्ट, प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। इसमें क्या किया गया? इसके तहत जो 20 करोड़, 20 करोड़ एग्जैक्ट याद रखना, 20 करोड़ की संपत्ति से अधिक, 20 करोड़ की संपत्ति से अधिक
जो भी उद्योग आय अर्जित करेगा, जो भी उद्योग आय अर्जित करेगा उसको रोकना है। यानी मैं यूं कहूं कि 20 करोड़ से अधिक संपत्ति का जो अर्जन है वो उद्योग नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि 20 करोड़ से अगर अधिक आय अर्जित करोगे तो क्या आ जाएगी, तो मोनोपोली आ जाएगी, एकाधिकार आ जाएगी, एकाधिकार कर लोगे तुम व्यापार पे या बाजार में, तो वो सरकार चाह नहीं रही है। ठीक है, और इसी को ध्यान रखना, ये जो 20 करोड़ है इसको जब राजीव गांधी आएंगे गवर्नमेंट में सत्ता में तो इस 20 करोड़ को जो है 100 करोड़ कर देंगे। क्या कर देंगे, 100 करोड़। और फिर उदारीकरण में इस एक्ट को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आप कितना भी अर्जन कर सकते हैं आय का, जो कि आप देख रहे हैं अभी। उदारीकरण में इसको पूरा हटा दिया जाएगा, रेस्ट्रिक्शन जो है वो हटा दिए जाएंगे। उसके बाद एक और एक्ट आया, उसके बाद 1973 में एक एक्ट आया। अब क्या हो रहा है, राष्ट्रीयकरण हो रहा है ना, तो उसी के तहत क्या आएंगे, उसी के तहत एक्ट भी आएंगे। 1973 में एक एक्ट आया फेरा, फेरा के नाम से, FERA। फेरा का मतलब F फॉर फॉरेन है, फॉरेन, E से एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज। इसको हम लोग आगे चल के समझेंगे ना, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। एंड R से रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेशन A से एक्ट है। ठीक है, फॉरेन मतलब विदेशी, एक्सचेंज मतलब विनिमय, एंड मतलब और, रेगुलेशन मतलब विनिमय, मतलब ये विनिमय है और ये एक्सचेंज है, यहाँ पे जो दर बोलते हैं ना, एक्सचेंज रेट जिसे कहते हैं, ये एक्ट है। इसके तहत क्या है, इसके तहत जो विदेशी निवेश आते हैं ना, जो विदेशी लोग कंपनियां स्थापित करते हैं, तो विदेशी निवेशों पर प्रतिबंध लगाया गया। क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, अनेकों प्रतिबंध लग गए इन पे। और सरकारी जो पकड़ था, सरकारी जो नियंत्रण था, सोचो कमजोर हुआ होगा, कमजोर हुआ क्या, सरकारी नियंत्रण बहुत मजबूत कर दिया गया। सरकारी नियंत्रण अगर मजबूत होगा तो सीधी सी चीज है, भ्रष्टाचार को अपने यहां बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि क्या था कि जो आईजी थी, आईजी मतलब इंदिरा गांधी, जो इंदिरा गांधी थी वो मानती थी कि जो पूंजीपति हैं, पूंजीपति जो हैं वो क्या करते हैं, वो लोगों का शोषण करते हैं। देखो ये कहीं ना कहीं विचारधारा साम्यवादी के नजदीक आती है ना, साम्यवादी के। लोगों का क्या कर रहे हैं, लोगों का शोषण करते हैं, जो पूंजीपति, जो पूंजीपति लोग हैं, लोगों का शोषण करते हैं। क्यों, क्योंकि इनके हाथों में धन केंद्रित हो जाता है, इनके हाथों में क्या हो जाएगा, धन केंद्रित हो जाएगा, जिससे क्या करेंगे, जिससे वो लोगों शोषण करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, प्रतिबंध लगा दिए, सरकारी नियंत्रण कर दिया। और इससे पहले MRTP एक्ट आपने देख ही चुके हैं पीछे। MRTP एक्ट के तहत उन्होंने जो संपत्ति है वो कितनी कर सकते हैं, 20 करोड़ से ज्यादा का अर्जन नहीं कर सकते हैं जो निजी उद्योग है। ठीक है, ओके। तो ये कहीं ना कहीं एक, मैं कहूं, आईजी के तहत इंदिरा गांधी के जो काल में ये सारी चीजें हुई। और उसी के बाद मैं थोड़ा राजीव गांधी की भी बात करूं। अब PM बने राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी PM सत्ता में आए। जो उदारीकरण है ना, जो उदारीकरण, उसकी झिलमिलाहट यहीं से देखने को मिलने लगती है। उदारीकरण, उदारीकरण की झिलमिलाहट, पूर्ण रूप से नहीं, याद रखना, झिलमिलाहट मतलब थोड़े थोड़े जो है हाथ पैर उदारीकरण यहाँ पे मारने लगा था इनकी गवर्नमेंट में, राजीव गांधी। और यहां तक आके 1980 तक, आप विश्वास इस चीज को मानिएगा कि 1980 तक जो अन्य देश थे जिनमें उदारीकरण नहीं थी, उन्होंने उदारीकरण अपनाया, अन्य देशों ने उदारीकरण अपनाया और उसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिल रहे थे, विश्व में उसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे थे। और इन देशों में कौन था, इन देशों में चाइना शामिल था। हम लोग, हमसे पहले उसने उदारीकरण अपनाई है, चाइना जैसे देश। मैं कहूँ उदारीकरण की झिलमिलाहट देखने को मिलती है, इसका मतलब लाइसेंस में छूट आई। जो लाइसेंस की पहले पकड़ मजबूत थी, उस लाइसेंस की प्रक्रिया में थोड़ी छूट आई, थोड़ी ढील आई, सरल बनाया गया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो आयात निर्यात था उसमें भी छूट की गई। ये का एक्ट आया था एक्जिम का, एक्जिम एक्ट 1981। इसके तहत जो आयात निर्यात, एक्जिम का मतलब क्या है, एक्स का मतलब एक्सपोर्ट है, IM जो है वो है इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्ट आया इसमें 1981 में। इसके तहत जो आयात निर्यात है उसमें छूट दी गई, कुछ छूट मिली। ओके, और आपको पता ही है MRTP एक्ट जो था उसमें 20 करोड़ की संपत्ति अर्जन कर सकते थे, अब जो है वो 100 करोड़ तक उसको बढ़ा के कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी छूट मिली, पर पूर्ण रूप से छूट अभी भी नहीं है।
ओके ओके, यहां तक समझ में आया? मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि ये आपको सिर्फ बैकग्राउंड डेवलप करने के लिए, बाकी और सब इनमें से कुछ चीज़ें हैं वो आप समझ ही चुके हैं। बताओ मुझे इतना समझ में आया? प्लीज मेक अ कमेंट एंड फास्ट, तो हम लोग आगे बढ़े फिर। हम्म। कुछ पूछना है यहाँ तक? कुछ जानने की इच्छा रख रहे हैं यहाँ तक? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इनका कार्यकाल देख चुके हैं। ठीक है, अब हम एक इकट्ठी ले लेते हैं चीजें, है ना। इकट्ठी चीजें का मतलब जो चीजें अब तक घटित हुई हैं उनका हम एक बार फिर से मैं कहूँ मिला जुला एक बार में एक जगह पे इकट्ठा करके हम लोग देख लेते हैं, जो चीजें हम लोगों ने अब तक पढ़ ली हैं वो। बस कुछ नहीं, उस टाइम पे कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट, वो जाननी है। बताओ मुझे। अब मुझे ये जानना है कि जो अब तक 1947 से अब तक का मतलब हमने कहाँ तक पढ़ लिया, उदारीकरण से पहले पहले यानी 1990 तक, अब तक जो हम लोगों ने ये पूरा सिनेरियो देख चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं ना। 1971 के वॉर से कोई फर्क नहीं पड़ा। कौन कहता है फर्क नहीं पड़ता है? वॉर से फर्क नहीं पड़ता है। वॉर से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को फर्क नहीं पड़ता है क्या? बिल्कुल पड़ता है। कैसे कह सकते कि फर्क नहीं पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। हमें हथियार खरीदने पड़ते हैं, हमें फिर क्या है कि अपनी जो सेना है उसके लिए रसद की व्यवस्था करनी पड़ती है, हमें सेना की और जो आधुनिक उपकरण है उनकी ज़रूरत पड़ने लगती है। तो सारी चीज़ें मुड़ जाती हैं ना फिर एक तरफ। और वॉर से फ़र्क कैसे नहीं पड़ेगा? और उस टाइम पे तो और ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे जो 71 था उसमें एक तरफ पाकिस्तान था, एक तरफ बांग्लादेश भी तो था, और दो तरफा फर्क पड़ रहा था उस पर। फिर आप कैसे कह सकते फर्क नहीं पड़ेगा? और वैसे भी जब हम आईआर पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ देखेंगे ही, है ना। जब आईआर पढ़ेंगे तब हम ये दोनों चीज़ें देखेंगे उस पर, कैसे फर्क पड़ा नहीं पड़ा। फर्क तो पड़ेगा, वॉर होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा अर्थव्यवस्था पे। खैर, दोनों पे हाँ, क्या लिख रहे हो? ये जो 20 करोड़ और 100 करोड़ अधिक उद्योग अर्जित बढ़ावा दे रहे हैं, ये का, या काम कर रहे हैं, या काम कर रहे हैं, मतलब मैं नहीं समझा ये क्या लिख रहे हो। ये जो 20 करोड़ और 100 करोड़ अधिक उद्योग अर्जित बढ़ावा दे रहे हैं या कम कर रहे हैं? अरे नहीं, बढ़ावा दिया उसको, मतलब 20 करोड़ पहले अर्जन जो था, कोई भी उद्योगपति 20 करोड़ से अधिक की संपत्ति नहीं रख सकता, लेकिन अब उसको कर दिया गया कि आप 100 करोड़ तक की अर्जित कर सकते हैं। तो ये तो बढ़ावा हुआ ना, कम कैसे हो गया है? हमने ही तो ईस्ट पाक को बांग्लादेश बनाया, वो हम लोग बाद में बात करेंगे ना, वो बाद में बात करेंगे उसके बारे में कि कैसे बनाया, क्यों बनाया, हम लोग उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे उचित नहीं है सब बातें करनी इस क्लास में। हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और तुम पॉलिटी की बात कर रहे हो, आईआर की बात कर रहे हो, तो वो लोग वहाँ पे देखेंगे ना। चीज़ें से भटक क्यों रहे हो? इस पे फोकस्ड रहो ना आप। जब वहाँ आएंगे तब हम लोग वहाँ पे बात कर लेंगे। खैर, हम लोग एक मिला जुला रूप देख रहे हैं, और देख रहे हैं कब से कब तक का? हम लोग देख रहे हैं, हाँ, 1947 टू 1960, हाँ सॉरी 1990 तक। ठीक है, 1990 तक, उदारीकरण से पहले तक का हम लोग सिनेरियो पूरा देख रहे हैं। तो बताओ इसमें क्या था, सरकारी नियंत्रण कैसा था? सरकारी नियंत्रण कम होता गया या बढ़ता गया? सीधी सी चीज़ है, सरकारी नियंत्रण बढ़ता गया। जब बढ़ेगा तो किसको? अच्छा, जो उद्यमिता है, उद्योगपति जिनको कहेंगे, जो उद्योगपति जो उद्योग लगाते हैं उससे पहले उद्यमी होते हैं वो, तो उद्यमिता को प्रोत्साहन मिला या उद्यमिता को हतोत्साहित किया गया? तो उद्यमिता जो है उसको हतोत्साहित किया गया। नौकरशाही बताओ, इसका नियंत्रण बढ़ा घटा या कुछ नहीं हुआ? तो नौकरशाही का नियंत्रण बढ़ा। जब नौकरशाही का नियंत्रण बढ़ेगा तो क्या ऑटोमेटिक बढ़ेगी? भ्रष्टाचार बढ़ेगा। किसी के हाथ में अगर शक्तियां होंगी तो वो उन शक्तियों का दुरुपयोग करेगा ही करेगा। चाणक्य ने इस बात को कहा था, बहुत पहले ही कह दिया था। जब भ्रष्टाचार बढ़ता है, पूंजीपतियों का ये
पूंजीपति और सरकार है, तो इसमें आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। इसमें बनता है कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट में थोड़ा अलग से बताना चाहूंगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। शब्द आता है ये याराना पूंजीवाद। याराना पूंजीवाद, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म। इसका मतलब ये होता है कि एक तरफ कौन है, एक तरफ सरकार है। सरकार किसके थ्रू काम कराती है, सरकार कराती है नौकरशाही के थ्रू, यानी जो नौकरशाह होते हैं, अधिकारी लोग होते हैं, उन्हें नौकरशाह कहते हैं। नौकरशाही के ब्यूरोक्रेट्स इंग्लिश में। और एक तरफ हो गए उद्योगपति। उद्योगपति। अब सोचो, सरकार ने पॉलिसी बनाई है, सरकार ने कहा है इस पॉलिसी को लागू करो कि जो है लाइसेंस देना है, ऐसे देना है, ये जो है पैमाने पे खरा उतरना चाहिए, इसको लाइसेंस दे दो, इतना उत्पादन करना चाहिए। तो ये जो है उद्योगपति किससे बात करेंगे, नौकरशाही से। नौकरशाही से कुछ ले दे के काम चलेंगे। फिर नौकरशाही कहेंगे इनको भी हिस्सा दो सरकार को, तो सरकार को हिस्सा देंगे। तो ये देखो एक एंगल बन गया ना तीनों का, और तीनों ही फिर मिलजुल कर काम करते हैं। और कैसा काम, सिर्फ और सिर्फ एक तरह से थोड़े कठोर और बुरे शब्दों में कहें तो लूटने वाला काम। इसे हम लोग कहते हैं याराना पूंजीवाद, क्रोनी कैपिटलिज्म। तो ये शब्द आप लोगों को कई बार इसमें पढ़ने को मिलेगा, तो जरा इसको ध्यान रखिएगा, है ना, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग से बताया। क्रोनी कैपिटलिज्म, एक एंगल बनता है तीनों का समीकरण, और वो हम लोगों के हित में नहीं होता है, हम लोगों मतलब आम लोगों के हित में नहीं होता क्रोनी कैपिटलिज्म, वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का एक। तो यहाँ पे क्या है, भ्रष्टाचार बढ़ा, तो इसका मतलब क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिला या स्थापित हुआ। क्रोनी कैपिटलिज्म, याराना पूंजीवाद स्थापित हुआ। ठीक है। अच्छा, सरकार ने जो किया था ना, अब देखो सरकार ने क्या कर दिया था, सरकार ने जो है उद्योगों को क्या दिया, संरक्षण दिया ना अपने उद्योगों का। मतलब उनको क्या कर दिया कि आप इतना जो है उत्पादन करें। निजी उद्योगों का संरक्षण मतलब सरकारी जो उद्योग थे उनको संरक्षण दिया ना, निजी जो क्षेत्र थे उनको क्या कर दिया, उनको बाहर कर दिया उससे। तो जब उनको उद्योगों को संरक्षण दिया है, तो इसका मतलब ये है, क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि उन्होंने इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रतिस्पर्धा को खत्म कर दिया। प्रतिस्पर्धा मतलब, प्रतिस्पर्धा का मतलब है कंपटीशन। सोचो, ये सरकार का एक उद्योग है और इधर निजी उद्योग है ना। सरकार ने निजी उद्योग को क्या कर दिया, सीमित कर दिया। तो ये जो है सरकारी उद्योग ए और निजी उद्योग बी। तो सरकारी उद्योग जो ए है वो क्या, अपने मन से उत्पादन करेगा, मन मर्जी काम करेगा, और वस्तुओं की कीमतें अपने हिसाब से तय करेगा। सरकार है ना, तो वस्तुओं की कीमतें अपने हिसाब से तय करेगा। तकनीकी पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि अगर सोचो अगर बी होता तो ये प्रोडक्ट बना रहा, कोई मान लो एक्स प्रोडक्ट बना रहा, ये भी एक्स प्रोडक्ट बना रहा, इसने क्या किया, इसको तो बाजार में टिकना ना, इसको तो सरकार संभाल रही है, इसको तो खुद एक व्यक्ति संभाल रहा है। तो क्या करेगा वो, चीजें सस्ती से सस्ती बिके, इससे सस्ती हो। जब सरकारी जो उत्पादन है उससे सस्ती चीजें होंगी तभी तो मार्केट में टिकेगी, नहीं तो लोग इसी को नहीं खरीदने लगेंगे। तो सस्ती करने के लिए ये क्या करेगा, ये टेक्नोलॉजी लाएगा, नई तकनीकी लाएगा, नई टेक्नोलॉजी से चीजें बनाएगा, और फिर चीजें सस्ती होगी। जब नई टेक्नोलॉजी से ये लाएगा, जब ये चीजें बिकेंगी, तो अब सीधी सी बात है कि इसकी चीजें बिकेंगी नहीं, एक्स वाली चीजें, एक्स उत्पादन। जब एक्स उत्पादन नहीं बिकेगा तो इसका तो बाजार खत्म हो गया ना। तो सरकार क्या करती थी, इनको इनको वो खत्म कर देती थी। तो सीधी सी चीजें ये क्या हो जाएंगी, ये एक तरह से लापरवाह हो जाएंगे। और वही हुआ ना आगे, वही हुआ ना, अभी देखते हैं। आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं सब चीजें ना, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं। ओके। हाँ, तो क्या हुआ, उद्योगों को संरक्षण दिया, अपने उद्योगों को, तो बाजार से इसकी प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई। प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई तो तकनीकी नहीं आएगी बाजार में, नई नई तकनीकी नहीं आएगी। और जब तकनीकी नहीं आएगी तो नई नई चीज़ों का जब आविष्कार नहीं होगा, तो वस्तुएं कैसी होंगी, वस्तुओं के मूल्य स्थिर रहेंगे या बढ़ेंगे, वस्तुओं के मूल्य बढ़ेंगे। वो डिपेंड करता है मांग पर। अब बताओ मुझे, उत्पादन सीमित है, उत्पादन सीमित है ना, उत्पादन मान लो 100, मैं कहूँ 100 लोग हैं टोटल, उत्पादन भी 100 ही हो रहा है। अब लोगों की संख्या बढ़ चुकी 200 हो गई, उत्पादन कितना है, 100 ही है।
जब उत्पादन की मांग ज्यादा है तो सीधी सी चीज है, उसकी कीमतें क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी, कीमतें भी बढ़ेंगी। और वो देखा भी आपने, फिजिकल डेफिसिट देख रहे हैं आप, राजकोषीय घाटा देख रहे हैं उद्योग, और जो उपभोग परक चीजें उनकी भी वैल्यू देख रहे हो, 20% महंगाई। तो इसका जो है इम्पैक्ट किस पर पड़ा, पूरे के पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा। लाइसेंस का काम क्या था, देखो लाइसेंस दे रही थी सरकार, तो लाइसेंस में बहुत ही अलग अलग कानून, मतलब जो है आपको यहाँ जाओ फिर सिग्नेचर, दूसरी जगह जाओ वहां ये काम कराओ, उसके बाद तीसरी जगह जाओ वहां काम कराओ। तो एक जगह काम नहीं होते थे, कई सारे काम होते थे। तो कोई भी उद्योगपति कहता था रहने दो यार, कौन इतना भागा दौड़ी करे, रहने दो, ठीक है। और आप इससे देख सकते हैं कि जब सोचो चीजें सीमित उत्पादित हो रही हैं, चीजें सीमित हैं, 100 उत्पादन हो रही है, तो लोग क्या करते थे, लोग जो है कई एक चीजें खरीद लेते थे, फिर बाजार में उनको महंगे रेट पर बेच देते थे। आपने स्कूटर वाला एग्जांपल याद है, याद रखना उसको, है ना। तो उन्होंने महंगे रेट पर बेचना, जब महंगे रेट पे बेचेंगे, जैसे मान लो उन्होंने 10,000 की कोई चीज थी, 15,000 में खरीदी, तो जो 5,000 एक्स्ट्रा आ रही है क्या है, ये एक तरह से कालाबाजारी, कालाबाजारी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, उसकी समानांतर जो भारत की अर्थव्यवस्था थी, उसी के पैरेलल एक और अर्थव्यवस्था हो रही थी, कौन सी, कालाबाजारी अर्थव्यवस्था, ठीक है, काले धन के रूप में मैं कहूं। क्लियर है यहां तक, क्लियर है, ओके। हम्म, बताएं मुझे। प्लीज मेक अ कमेंट। व्यापार, और मैं एक और दो तीन और ले लूं, व्यापार संतुलन। बताओ, जब इस तरह के उद्योग हमारे यहाँ पे होंगे, व्यापार संतुलन मतलब ये अपना देश है और ये पूरा विश्व है, ये पूरा विश्व है, ये अपना देश है। तो हम लोग आयात पे बढ़ावा ज्यादा देंगे, आयात ज्यादा का खरीदेंगे, और अपने देश से कम चीजें जाएंगी, क्योंकि अपने देश में इतना उत्पादन ही नहीं है उत्पादन, क्योंकि तुमने क्या कर रखा है, तुमने सरकारी नियंत्रण ज्यादा कर रखा है, उद्योग लगा नहीं रहे हैं, लगने नहीं दे रहे हैं, इतने कानून है कि जो उद्योगपति लगा ही नहीं रहा हूं इस चीजों को। जब ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इसका मतलब आया व्यापार असंतुलन हो गया, व्यापार में संतुलन नहीं है, यानी आयात ज्यादा हो गया और निर्यात क्या हो गया, निर्यात हमारा कम हो गया। यानी आयात ज्यादा होगा तो हो रही है, और निर्यात हम कर रहे हैं तो विदेशी मुद्रा आ कम रही, खर्च ज्यादा हो रही, आ कम रही है, व्यापार असंतुलन हो गया, व्यापार असंतुलन हो गया। अब ऐसी घटना बनी, इन सबको मिला